OSPF का, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इससे पहले हम लोगों ने राउटिंग के बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। सबसे पहले देखा राउटिंग होती क्या है, उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में डिफरेंस देखा। फिर हम लोगों ने देखा स्टैटिक राउटिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, उसकी लैब को कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद उसकी जितनी आगे स्पेसिफिक टर्म्स थी उनको स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया। उसके बाद फिर हम लोग डायनेमिक राउटिंग में शिफ्ट हुए। डायनेमिक राउटिंग में जब हम लोग शिफ्ट किए तो हम लोगों ने देखा कि डायनेमिक राउटिंग के दो मेथड्स हैं, बेसिकली दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं डायनेमिक राउटिंग को सपोर्ट करते हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और दूसरा है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले दो मेन प्रोटोकॉल्स पढ़े डायनेमिक राउटिंग के, जिनमें एक था रिप और दूसरा EIGRP। तो रिप जो है वो फुल फ्लैज जो है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, जबकि EIGRP को भी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के सेंस में लिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली समहाउ इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, इनकी तमाम थ्योरी को अंडरस्टैंड किया और इनको डिप्लॉय भी करके देखा। फिर EIGRP के अंदर मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की और उसकी तमाम CCNA और CCNP लेवल तक सर उमर ने जो चीज़ें मैंने नहीं करवाई तो वो सर उमर ने आपको कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। EIGRP और RIP ये दोनों चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों थे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स के सेंस में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग चल रहे हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन जो है ना OSPF। ये बेसिकली एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि EIGRP था वो सिस्को का प्रोप्राइटरी था, ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के अंदर वो कम नजर आता है। इसलिए कि लाजमी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा का पूरा जो एक IT सोल्यूशन किसी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो उसमें एक स्पेसिफिक वेंडर की डिवाइसेस ही लगी हों। वहाँ पर सिस्को की और पालो आल्टो की मिक्स भी हो सकती हैं, सिस्को की और साथ जूनिपर की भी कोई डिवाइस हो सकती है, कोई साथ हुआवे की भी डिवाइस हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में फिर आपका EIGRP फेल हो जाता है। उसके लिए फिर OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है ये एल्गोरिदम है, ये जो प्रोटोकॉल है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एक तरफ आपको सिस्को, दूसरी तरफ आगे कोई भी और वेंडर हो, फोर्टिनेट हो, पालो आल्टो हो, जूनिपर हो, कोई भी एक जो है ना वेंडर हो, कोई भी एक स्पेसिफिक राउटर हो, तो उसको इनके साथ आप उसमें कम्युनिकेट करवा सकते हैं। दूसरी बात, जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF जो है ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये फुल फ्लेज हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब डिस्टेंस वेक्टर और जो है ना लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया भी था और अब दोबारा से उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोबारा से, ताकि आप लोगों को इसके बाद OSPF को समझने में आसानी हो और वो हर स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि लिंक इसके तमाम जो काम कर रहा है ये अपने लिंक्स को के बेस पे कर रहा है, ना कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बेस पे भी नहीं कर रहा, और ना ही जो है ना मैट्रिक्स काउंट कर रहा है और ना ही होप काउंट्स कर रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी और सेंस में लिंक्स की मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, उसमें जो था सबसे पहले रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसमें जो मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का तरीका था होप काउंट्स, ठीक है। रास्ते में आने वाले जितने राउटर्स हैं उसमें जो है ना, अगर लेट्स सपोज एक रास्ते में कम राउटर्स हैं, कम होप्स हैं, दूसरे रास्ते में ज़्यादा हैं, तो कम वालों को प्रेफर करके उस रास्ते से अपने पैकेट को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके फिर ड्रॉबैक्स थे, वो हम लोग फिर आगे देखेंगे, इनका मैंने प्रॉपर कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, बनाया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। जी बहुत तो एक अलग बात है ना, वो तो रिप की ड्रॉबैक था, उसमें उसका जो है ना डिस्टेंस वेक्टर होने का इससे तल्लुक नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आ जाता है EIGRP जो है ना, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ होप्स के साथ साथ ये इसका मैट्रिक कैलकुलेट करने का तरीका जो था बैंडविड्थ देखता था, ठीक है, कि अब नेक्स्ट जो होप्स जितने भी हैं उसमें एक स्पेसिफिक इसका फार्मूला था, जिसमें हम लोगों ने करके प्रैक्टिकली देखा कि स्पेसिफिक जहाँ पर बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर डेटे को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करता था। लेकिन जो OSPF है ये बेसिकली इसमें किसी भी राउटर के साथ किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर जो लिंक अटैच होगा
उसके आगे जितने राउटर्स, पूरी एक टोपोलॉजी जो बनाई गई होगी, उस तमाम टोपोलॉजी की इमेज को अपने पास स्टोर कर देगा। ठीक है, हम लोग साथ अपनी टोपोलॉजी को भी ओपन कर लेते हैं। जी, तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये रावलपिंडी का राउटर है, इसकी एक स्पेसिफिक इंटरफेस, इस लिंक के ऊपर आगे जितने इस लिंक के साथ पूरा एक नेटवर्क कनेक्ट है, तो एट द स्पॉट वो उस पे जब ये कनेक्टिविटी में टेक पार्ट करेंगे, इसमें ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये उस पूरे आगे लिंक के साथ अटैच जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक जो पूरा आर्किटेक्चर होगा, उसकी इमेज को अपने पास स्टोर कर लेता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग रिप में रास्ते को कम या दरम्यान में फेक राउटर्स ऐड कर देते थे, नंबर ऑफ होप्स की तादाद बढ़ा या कम कर सकते थे, तो इसमें वो काम नहीं होगा, इसमें ये बेनिफिट है। तो ये इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब इसमें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और बेसिकली जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो कन्वर्जेंस के लिहाज से या फिर हम लोग इनको लोडिंग के लिहाज से, मुख्तलिफ तरह के लिहाज से हमारे पास इनके मुख्तलिफ तरह के जो है ना बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा जो है ना किस लिहाज से बेटर है। आमतौर पर जो है ना OSPF चूँकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है और ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर है, तो हमेशा से हर एक की डिफरेंस में आप लोग देखेंगे कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के जो फीचर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्यों कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जितने आगे राउटर्स आएंगे, वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो लिंक, वो अपनी एक लिंक्स की मदद से, एक स्पेसिफिक लिंक्स की मदद से, उन लिंक से मुराद जब भी मैं लिंक कहूँगा वो एक स्पेसिफिक इंटरफेस होगा, उसकी मदद से जो है ना वो एक अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर हर एक राउटर उस स्पेसिफिक इंटरफेस का एक मैप, पूरा एक इमेज जो है वो अपने पास स्टोर कर देगा। ठीक है, और वो जो इमेज अपने पास स्टोर करेगा उसको LSDB कहा जाता है, लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, ये OSPF के अंदर जब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है, तो हर एक इंटरफेस जब अपने एक लिंक के साथ एक पूरे नेटवर्क का मैप अपने पास डिज़ाइन करता है और अपने पास उसकी उस तमाम मैप की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो उसको LSDB कहा जाता है, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो इस बेसिकली डेटाबेस में क्या होता है, उसके तमाम जो साथ अटैच लिंक्स जो होते हैं उस नेटवर्क में, उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद इसके बरक्स जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो होता था, वो क्या करता था, वो पीरियडिकली जो है ना अपने जितने भी नेबरशिप्स बने होते थे, पीरियडिकली राउटिंग टेबल को उनके पास शेयर कर देता था, अपने तमाम राउटिंग टेबल को उनके पास अपडेट करवा देता था, और फिर वो देखता था कि डेस्टिनेशन तक आने में कितने राउटर्स हैं या क्या क्या बैंडविड्थ जो है ना आपके रास्ते में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो फैसला करता था। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जेंस के लिहाज से अगर देखा जाए, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना उसकी कन्वर्जेंस फास्टर है। क्यों कि उसके पास पूरे एक नेटवर्क का मैप मौजूद होता है, जब पूरे नेटवर्क का मैप उसके पास मौजूद होगा, तो उसको राउटिंग डिसीजन लेना ईजी होता है कि किस बेस के ऊपर उसने राउटिंग डिसीजंस लेने, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करके किसी भी एक पैकेट को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जिसको एस कहता है। इसलिए OSPF कहते हैं, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम को यूज करता है जिसको SPF एल्गोरिदम कहा जाता है, और उसको मजीद अगर सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने अपनी थ्योरीज में पढ़ा होगा, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग आगे डीप स्टडी करेंगे कि वो किस फिनोमिना के ऊपर काम करता है। लेकिन OSPF के अंदर लिंक्स को मेंटेन करने के लिए एक और एल्गोरिदम चलता है इस प्रोटोकॉल के अंदर, जिसको डाइजेक्स्ट्रा कहा जाता है, जो SFP होता है, ये SPF होता है। ठीक है, SPF SFP अलग चीज़ है, SPF जिसको शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कहा जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम लोग डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बात करें, तो उसकी कन्वर्जेंस लॉन्गर होता है, क्योंकि वो तमाम जो पीरियोडिक अपडेट्स आई होती हैं राउटिंग टेबल्स की, तो वो उनको पहले आपस में कंपेयर किया जाता है, फिर चेक किया जाता है। इनिशियली तो पूरे नेटवर्क का मैप मौजूद नहीं होता, इस वजह से वो डिसीजन लेना वहाँ पर जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
इसलिए वहाँ पर जो है ना हम लोगों ने रिप में भी ये चीज़ देखी कि ये होप काउंट्स होते थे, फिर होप्स को अप फेक होप्स या हम लोग ऐड कर सकते थे, अप डाउन कर सकते थे उनकी तादाद को, फिर हम रोड से चेंज कर सकते थे, तो वो उनकी कन्वर्जेंस जो है वो वीक थी। इसके बाद टेबल साइज के हवाले से अगर बात की जाए तो वो लिंक स्टेट राउटिंग टेबल जो है ना उनका साइज जो होता है वो लार्जर होता है, क्योंकि उनके पास कंपैरेटिवली पूरे नेटवर्क का मैप मौजूद होता है। जब पूरे नेटवर्क का मैप मौजूद होगा तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। जब उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, इस वजह से, हालांकि ये भी जो है ना बेसिकली आईजीपी प्रोटोकॉल ही है, ठीक है, आईजीपी, ठीक है। आईजीपी का मतलब पता है ना, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि किसी एक स्पेसिफिक एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाला ये प्रोटोकॉल है। क्यों कि उसके अब आगे मैं रीजन बताऊंगा आपको। आता ये कैटेगरी इसी में लाई करता है कि आईजीपी की कैटेगरी में लाई करता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें भी क्लियर करवाई कि हम लोग अगर स्टेबल साइज के हवाले से बात करें तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, क्योंकि पूरे नेटवर्क का मैप इसके पास होता है, ठीक है। जबकि इसके बरक्स अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो वहाँ पर इनका जो साइज होता है एज कम्पेयर टू लिंक स्टेट प्रोटोकॉल स्मॉलर होता है, ठीक है। क्यों कि इसके पास सिर्फ इनके नेक्स्ट हॉप जो राउटर्स होते हैं, अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स होते हैं, जिन तक इन्होंने डेस्टिनेशन, जिन लोगों ने या जिन राउटर्स ने इनके पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है, उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इनके राउटिंग टेबल में। इस वजह से इनके जो राउटिंग टेबल के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? क्लियर हो रही हैं आपको? तो समझ आ रही होंगी ये बातें, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना वो ज़्यादा स्केलेबल है एज कम्पेयर टू इन लार्ज नेटवर्क्स। बड़े बड़े जब नेटवर्क्स आते हैं जहाँ पर हम लोगों के पास पूरा नेटवर्क मैप होगा तो हम लोग एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे। इस वजह से जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा स्केलेबल है। जबकि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये इसमें चूंकि पीरियोडिक अपडेट मैकेनिज्म नहीं है होता है इसके अंदर, ठीक है। पीरियोडिक अपडेट से मुराद ये होती है कि सारे राउटिंग टेबल्स पहले आएंगे, फिर उसमें देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बैंडविड्थ है, या फिर कहाँ कहाँ पे कितने होप्स लाई कर रहे हैं, तो उस वजह से ये जो है ना इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। फिर उसके बाद इनकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना वो मोस्ट सिक्योर है। इतनी इससे ये आपको खुद ही कॉमन सेंस भी अगर हम लोग यूज़ करें, जो पीछे बैकग्राउंड नॉलेज हम लोगों ने स्टडी की, ये जो पिछले मैंने इनको बेनिफिट्स आप लोगों को बताए, जो इनको पिछले कंपेरिजन रहे, उनके मुताबिक एक सिंपल जो सबसे पहला सिक्योरिटी के फिनोमेना के लिहाज से पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में चूंकि पूरे नेटवर्क का मैप हमारे पास मौजूद होता है, और उसमें हमें ये पता होता है कि नेटवर्क में कहाँ पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कौन सा राउटर है जो हमारे किसी स्पेसिफिक रीजन से बाहर जा रहा है या स्पेसिफिक हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, और कौन से, या फिर इसके लिहाज से भी कहाँ पे हमारे पैकेट्स को लॉस होने का खतरा है, उसके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसके पास, लिंक्स के अप डाउन होने की इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद होगी। तो इस वजह से, जबकि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली राउटर कनेक्टेड राउटर्स के बाद जो राउटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होती है, लेकिन उसमें अगर कुछ सस्पिशियस राउटर्स अगर ऐड कर दिए जाए हमारे रास्ते में तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसको पता चलेगी। इस वजह से जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसके अलावा जब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में यानी OSPF में जब नेबर्स बनाए जाते हैं तो वो डायरेक्टली बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है नेबर्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक खास काम जो होता है वो ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन भी की जाती है। यहाँ पर जब नेबर्स, अभी आज मैं नेबरशिप बनवा के दिखाऊंगा आपको, जैसे हमने EIGRP में नेबरशिप बनाई थी बैटरी कैलकुलेशन के जरिए, इस तरह से आज हम लोग पहले ये चीज़ देखेंगे कि नेबरशिप कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। तो उससे पहले हम लोग ये चीज़ उसमें हम लोग फिर उसमें एक अहम चीज़ ये भी होगी कि वहाँ पर हमारे पास एक जगह, एक जो है ना रूम मौजूद होगा जहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन भी कर सकेंगे, ताकि जिस लेवल का हम लोग नेबर बनाना चाहें उसी लेवल की हम लोग उस जितना ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करना चाहें उसी लेवल की उसके ऊपर हम नेबरशिप भी क्रिएट कर सकें, और उतना ही हम लोग उसके ऊपर क्रिएट कर सकें। नेबर से मुराद ये होता है कि अपने जो इर्द गिर्द राउटर्स हैं जिनकी मदद से हमने आगे कम्युनिकेट करना है, नेबरशिप, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए जो आगे जिनकी मदद से हमने अपने रिसोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचना है, ठीक है, रास्ते में आने वाले जो राउटर्स। फिर सिक्योरिटी के लिहाज से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में
देखा जाए तो ये कुछ इसके अंदर थ्रेट्स होते हैं। जब हम ऐसे राउट्स या फिर हमारे पास कुछ ऐसे अटैक्स आ जाएं तो उनको डिटेक्ट करना इसके अंदर मुश्किल होता है। या फिर अनऑथराइज्ड राउटर्स अगर हमारे नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएं जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई एक स्केलेबल या कोई खास फिनोमिना नहीं होता उसको अंडरस्टैंड करके उसको रिमूव करने का, उसको ओवरकम करने का। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हमें ये क्लियर हो गया क्या क्या डिफरेंस है, और बेसिकली क्या डिफरेंस है जो है ना लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। क्लियर है क्या क्या डिफरेंस है, क्या खास डिफरेंस आपने देखा इस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में? जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होता है वो मतलब है कि अपने नेक्स्ट हॉप्स को भी देखता है और साथ में क्या नाम है बैंडविड्थ को देख के काम करता है। लेकिन इसमें ये होता है कि पूरा नेटवर्क का मैप में आपके पास इमेज उसकी शेयर कर देता है, वहाँ पे देता रहता है कहाँ पे बैंडविड्थ ठीक है, कहाँ से हमें फास्टर नेटवर्क ट्रांसफर हो सकता है। तो उस और फिर जब नेबरशिप ये बनाएगा ना, ये जितना हमने बताया उसके लिहाज से समराइज करने में आपने इतना बता दिया, और भी चीजें हैं लेकिन ये मेन ये चीज है। अब ये क्यों नेबर बनाता है और उसको बेसिकली कैसे इसको पता चलता है कि ये रास्ते, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेसिक सिंपल डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक ऑनलाइन लोगों में से किसी को कोई बात समझ में आई हो? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं OSPF। जो है ना सबसे पहली बात यह है कि ये क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद इसके हवाले से मजीद यह है कि ये इसकी कन्वर्जेंस फास्ट है। क्यों कि पूरे नेटवर्क का मैप इसके पास मौजूद होता है, नेबरशिप इसने पहले से बनाई होती है, तो इसको पता होता है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेटर है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसके और जैसे रिप या फिर जो है ना डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में पूरी एक पीरियोडिक अपडेट्स भेजी जाती थी, पीरियोडिक टेबल अपडेट किया जाता था, वो काम यहाँ पर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर भी जो काम किया जाता है वो हेलो मैसेज को सेंड किया जाता है आफ्टर ईच 10 सेकेंड्स। हर 10 सेकंड के बाद जो OSPF है वो हेलो मैसेज को भेजता है, ताकि लिंक्स को चेक करने के लिए क्या लिंक्स मेरे आप हैं या नहीं है। इन केस आपके लिंक्स भी आप हैं, रीचेबिलिटी भी हो रही है, तब तो आपका नेटवर्क स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर इन केस 10 सेकंड्स के बाद हेलो मैसेज सेंड करता है, उसका रिस्पांस उसको नहीं मिलता, तो फिर वही है कि डेड टाइमर इसका 40, हमेशा उसके 4 टाइम्स OSPF में जो इसका हेलो मैसेज जो होगा उसका डेड टाइमर जो होगा 4 टाइम्स हेलो मैसेज होगा। अगर लेट्स सपोज हम लोग हेलो मैसेज का डिफॉल्ट टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड्स कर लेते हैं, तो उसका डेड टाइमर 20 मल्टीप्लाई 4 80 सेकंड्स हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो 10 सेकंड्स होता है। और अगर वो हेलो मैसेज 10 सेकंड्स के बाद लिंक तो आपको, लेकिन किसी और वजह की बिना पर अगर आपका जो दूसरा है वो अगर मैसेज नहीं भेज रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हेलो मैसेज का, तो उस हेलो मैसेज को डेड टाइमर जो होगा वो 40 सेकंड्स होगा। तो जैसे कि आगे ये बात मैंने आपको मेंशन भी की हुई है, आप इसको अच्छी तरह से मज़ीद स्टडी करिएगा। इसके बाद OSPF जो है वो स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ये लार्ज इंटरप्राइजेस के अंदर काम करता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लार्ज इंटरप्राइजेस के अंदर काम करता है, और जहाँ पर मल्टीपल वेंडर्स की डिवाइसेस डिप्लॉय की गई हों वहाँ पर बेसिकली OSPF को डिप्लॉय किया जाता है। और ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और इसको बनाया गया है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स स्टैंडर्ड के तहत इसको बनाया गया है। और जब OSPF किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर चल रहा होता है, तो इसको जब पाथ कैलकुलेट किया जाता है, लिंक्स और नीबरशिप बनाई जाती है, तो उसके दौरान पे जो बेसिकली एल्गोरिदम चल रहा होता है उसको डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम कहा जाता है, जिसको SPF भी कहा जाता है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के फिनोमिना के ऊपर काम करता है। इसी वजह से इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को भी क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कौन किसी एक स्पेसिफिक वेंडर की बेसिकली मलकियत नहीं है, इसलिए इसको ओपन कहा जाता है। बाकी SPF इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। ठीक है,
और ये ओपन, इसके अलावा जो ISIS है वो भी एक ओपन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये OSPF जो है ना वो एक स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। OSPF जो है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और एक ये स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है। इसका क्या मतलब है? सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में चाहिए। इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर 3, 4, 5 कोई भी राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इनके मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं। राउटर को आमतौर पर आपने देखा होगा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बड़ी वीक है, इसलिए पेंट के ऊपर लाइव क्लास के दौरान में मैं कम ही जो है ना वो ये यूज़ करता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझाना मकसूद है, इसलिए आप लोग ड्राइंग को अवॉइड करके कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर गौर करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी राउटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद इनके मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, जहां पर इनके IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है इस तरह से। ये सोचेंगे आगे मजीद कहीं पे और कनेक्टेड हैं, ठीक है। और भी एक स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मल्टीपल राउटर्स हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100 राउटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए हर एक इंटरफेस के ऊपर चूंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसकी जितनी लिंक्स हैं उन लिंक्स के आगे जितना भी एक नेटवर्क मैप बन रहा है वो ये अपने पास स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक राउटर के हर एक लिंक के ऊपर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसके राउटिंग टेबल में, है ना। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये साइज में बहुत ज्यादा राउटिंग टेबल इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इसको किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी एक स्पेसिफिक एरिया बेसिकली यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक एरिया के अंदर जो जो राउटर्स, एक तो ऑटोनोमस सिस्टम हो गया ना, जैसे EIGRP में हम लोग EIGRP की वैल्यू 10 दे देते थे, तो 10 वाले जितने होते थे उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता था। वो 10 जो होती है वो प्रोसेस ID होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ID। लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ ये एरिया में कह रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली अगर लेट्स सपोज प्रोसेस आईडी देने के बाद उसके बाद भी एक और मजीद यहाँ पर एक काम किया जाता है OSPF के अंदर कि प्रोसेस आईडी के बाद एरिया दिया जाता है कि लेट्स सपोज एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। अब जो जो सेम एरिया के राउटर्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो डिफरेंट एरिया के राउटर्स होंगे उनको आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से फिर ये क्या किया जाएगा, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी इनको डिफरेंट एरियाज में कॉन्फ़िगर किया जाएगा और उसका बेनिफिट ये होगा कि इनकी बेसिकली और आमतौर पर रिकमेंडेड ये 10-10, 15-15 राउटर्स को एक एक एरिया के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जिस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेट्स 100 राउटर्स डिप्लॉय हैं जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर एक एक एरिया के अंदर 10-10, 15-15 राउटर्स को ऐड किया जाता है ताकि वहां पर आपके राउटिंग टेबल में बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा इसके हवाले से। उसके बाद यहाँ पर हर एक ये जो बेसिकली एरिया है, एक ये वाली एक लिंक है जिससे कोई एक डेटा निकल रहा है जहाँ से आगे कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर बेसिकली LSD कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, लिंक स्टेट डेटाबेस। इस हर एक लिंक के ऊपर बेसिकली आगे जितने भी राउटर्स अटैच होंगे उन राउटर्स का डेटा जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और राउटिंग टेबल में उसको साथ शामिल कर दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर LSDB का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लिंक स्टेट डेटाबेस। क्लियर हो गई ये बात?
इसका जैसे कि रिप के अंदर और AGRP के अंदर देखा इस और स्टैटिक राउटिंग में भी हमने देखा कि हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। तो जो होता है OSPF उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो 110 होता है। ठीक है, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। AD वैल्यू इसकी जो होती है वो 110 होती है। और ये पूरे राउटिंग टेबल में कोई भी, जैसे हमने अभी देखा LSDB के कंसेप्ट में कि पूरे राउटिंग टेबल में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर नहीं करता, बल्कि जस्ट उन जो स्पेसिफिक लिंक्स होते हैं उन पे उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों ने नोट कर ली। उसके बाद जब इनिशियली जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो शुरू में तो उसके पास आगे नेक्स्ट एक फर्स्ट इनिशियली जब किसी राउटर पे OSPF को कॉन्फ़िगर किया जाता है तो LSDB को चलने से पहले लिंक स्टेट इसका जो प्रोटोकॉल है और ये जो आगे SPF चल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम जो चल रहा है, उसको चलने से पहले इनिशियली इसने बाकी राउटर्स के साथ कम्युनिकेट तो करना है, ढूंढना है कि कौन सा राउटर है जिसमें और सेम OSPF चल रहा है और सेम एरिया कॉन्फ़िगर्ड है और सेम प्रोसेस आईडी है जिसके साथ में कम्युनिकेट कर पाऊं। तो उस चीज के लिए फिर यहाँ पर ये क्या करेगा, मल्टीकास्टिंग करेगा। इनिशियली फर्स्ट टाइम ये जो करेगा वो क्या होगी, मल्टीकास्टिंग होगी। और मल्टीकास्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 224.0.0.5। ये आप लोग नोट कर लें। इत्शाम इधर फोकस करें, आप छोड़ दें उसको। जी, मल्टीकास्ट आईडी ये क्या होती है, ये होती है 224.0.0.5। इसके अलावा 224.0.0.6 भी यूज की जाती है OSPF में, वो डेजिग्नेटेड राउटर्स जो होते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड की गई है। लेकिन मैक्सिमम जो इनिशियली बाय विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो मल्टीकास्ट आईडी यूज की जाती है वो है 224.0.0.5। अभी कैसे यूज की जाती है, और ये शुरू में बेसिकली हेलो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर जहां से रिस्पॉन्सेज तो मिलेगा, कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली जहां पर OSPF भी कॉन्फ़िगर्ड होगा, प्रोसेस आईडी भी होगी सेम और फिर एरिया भी सेम होगा और फिर आपका सेम नेटवर्क के राउटर्स भी होंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के बाद फिर इसको वहां पर रिस्पांस मिलेगा। फिर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट यूज होगा इनिशियलाइजेशन का। शुरू में सबसे पहले लिंक्स क्या होंगे, सारे के सारे डाउन होंगे। ठीक है, शुरू में सारे के सारे लिंक्स क्या होंगे, डाउन होंगे। उसके बाद वो इनिशियलाइज होंगे। इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और ये प्रोसेस तब यूज होगा जब ये इनिशियली मल्टीकास्टिंग करेगा कोई एक राउटर आपने किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के जरिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, इनिशियलाइजेशन के बाद फिर ये टू वे कम्युनिकेशन करेगा। जब किसी एक पहले डाउनलिंक था, डाउनलिंक से कोई एक रिस्पांस आया तो इनिशियलाइजेशन हो गई आपस में। उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा हेलो मैसेज जब होगा तो इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। जब दूसरी दफ़ा दोबारा इनिशियलाइज हेलो मैसेज जनरेट होगा तो उसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद क्या होगी, उन दोनों राउटर्स के दरमियान में टू वे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, इसके बाद एक्सट्रैक्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल, ये वाला फिनोमेना जो है ना, ये उस स्टेट में आता है, उस प्रोसेस में आता है जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये टोटल जो होते हैं ना, ये बेसिकली 7 इसके स्टेप्स होते हैं OSPF की, शुरू में नेबर्स बनाने से लेकर कॉन्फ़िगरेशन के एंड होने तक। ये इसकी 7 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेट होती है डाउन स्टेट, फिर होती है इनिशियलाइजेशन, INIT स्टेट, उसके बाद टू वे स्टेट, फिर एक्स स्टार्ट, फिर एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। जिनमें जो पहली 3 है आज हम लोग इनको स्टडी करेंगे और इनको देखेंगे इनका क्या पर्पस होता है। जिनमें एक स्टेट है डाउन, दूसरी इनिशियलाइजेशन स्टेट और तीसरी होती है टू वे। ठीक है, जब ये टू वे बेसिकली शुरू में डाउन का तो आपको पता है लिंक ही डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद कोई रास्ता कोई और कहीं पे भी OSPF कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं होगा। जब OSPF कोई दो साइड्स पे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा तो वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, फिर वो आपस में रिस्पांस भेजेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन होगी। लेकिन इनिशियलाइजेशन से लेकर टू वे कम्युनिकेशन के दौरान में नेबरशिप जब बनेगी, इसी को नेबरशिप कहा जाता है। और इस नेबरशिप के पैरामीटर्स चेक होंगे। ठीक है, इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, एक हेलो मैसेज और उसका डेड टाइमर।
ये बेसिकली चेक होगा कि हेलो मैसेज बार बार ये आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं होगे। पहले अगर हेलो मैसेज उन्होंने ट्रांसफर कर लिया तो ये पहला पैरामीटर है आपके जो है ना इनिशियलाइजेशन के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए। उसके बाद दूसरा पैरामीटर इसके लिए क्या होगा, इसके लिंक्स का स्टेटस चेक किया जाएगा, क्या लिंक का स्टेटस अप है। ऑब्वियसली इसके लिंक्स का स्टेटस अप ही होगा तो तब भी जो है ना वो होगा, ठीक है। फिर इसके एरिया देखा जाएगा, एरिया दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एरिया कॉमन होगा तो तब कम्युनिकेशन होगी। इसके अलावा इसकी प्रोसेस आईडी भी इन दोनों की अपनी अपनी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक से मुराद के और किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर वो प्रोसेस आईडी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनका नेटवर्क और बाकी सबनेट मास्क इनका ये ना बेसिकली OSPF क्लासलेस आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है। इसमें लाजमी नहीं होता कि आपको स्पेसिफिकली सबनेट शुदा ही यूज़ करें या बगैर सबनेटिंग के कोई भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, चाहे आप सबनेट मास्क यूज़ करें या वाइल्ड कार्ड मास्क भी यूज़ करें, दोनों हर लिहाज से ये बेसिकली सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो? क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पर नेबरशिप बनती कैसे है। उसके लिए बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो है ना हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते रहेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा GNS3, चूँकि आपको सर ने मेरे ख्याल में GNS3 में भी ये टोपोलॉजी बना के करवाई थी, है ना, अगर आप में से किसी ने क्लास ली हो। हम लोग साथ GNS3 को ओपन करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो है ना वो पैकेट्स कैप्चर का फिनोमेना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो GNS3 को वायर बेसिकली जब हम GNS3 को डाउनलोड करते हैं, सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर वायर शार्प साथ ही उसके डाउनलोड उसका अपना सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो अब हम लोग बेसिकली जब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेलो डेट टाइमर्स वगैरह कैसे हुए हैं, मल्टीकास्ट आईडी यूज़ की है यानी कि कौन सा पहला पैकेट था, कौन सा दूसरा पैकेट था पहले पैकेट में, तो वो सारे तब हमें पता चलेगा जब हम इन पैकेट्स को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग GNS3 में ये सिंपल 2 राउटर्स हम लोग ऐड करके उनमें जो है ना ये टोपोलॉजी बना के हम उनके पैकेट्स को कैप्चर करेंगे, उनको आपस में OSPF सिंपल कॉन्फ़िगर करवा कर। तो उसके लिए GNS3 को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जी जी, ये भी पैकेट ट्रेसर की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह काम करता है। इसमें बाकायदा कोई कंसोल के ज़रिए इसको, इसकी अपनी कंसोल होती है वगैरह वगैरह, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है पूरा, एक वर्चुअल, इसके लिए मशीन का एक हिस्से को वर्चुअल बनाना VMware वगैरह करके उसमें फिर इसको चलाना पड़ता है। ये इसको चलाना एज़ कम्पेयर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब ये इसको इंस्टॉल करते हैं तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कहीं सिस्को का राउटर पड़ा हो, स्विच पड़ा हो, तो उसमें अगर IS ना हुआ हो तो IS को उसमें करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल करना पड़ता है फिर ये चलते हैं। हाँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। CCNA जो है ना आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर में ही हो जाएगा, ये CCNP में या CCIE की लैब्स में फ्री हेल्प रहता है। हाँ, अच्छा। अब यहाँ पर इनको आपस में ये 2 राउटर्स हम लोगों ने लिए, इन सिंपली पहले 2 राउटर्स की नेबरशिप बनाते हैं हम लोग, फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से उन तमाम जो है ना स्टेप्स को, तमाम जो है ना बेसिकली पैरामीटर्स को कैसे यहाँ पर फॉलो किया जाता है।
इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कंसोल के ऊपर चले जाएंगे। अभी ये राउटर ऑन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही साथ दूसरे राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसी कंसोल के ऊपर चले जाएंगे। राउटर ऑन हो चुका है। एक का नाम है राउटर 1 और दूसरे का नाम है राउटर 2। अब इनके दरमियान में कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क हम लोग डिप्लॉय ऐड कर लेते हैं। कोई भी नेटवर्क हम लोग ऐड करवा सकते हैं, जैसे 192.168.10.1 इसको आईपी दे देते हैं और इसको 192.168.10.2 आईपी दे देते हैं, ठीक है। और ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 और ये वाला भी इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। वन में आ गए हम लोग, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, इंटरफेस मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये है ना इंटरफेस, कौन से है, फास्ट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन। फिर इसके बाद इसको आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे 192.168.10.1 255.255.255.0। ऐसे ही हम लोग राउटर 2 में चले जाएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 ऑफ कर दिया। इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.10.2, ठीक है। अभी हम लोग इनके वायर शार्क साथ इनके पैकेट्स को ओपन करने के लिए वायर शार्क ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट कैप्चरिंग पे चले जाएंगे, इथरनेट के पैकेट्स को कैप्चर करना है। अभी सिंपल इनकी आपस में जो है ना कोई और पैकेट्स कैप्चर नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई डिस्कवर करने की तलाश में है और लूप बन रही है इनकी आपस में, बस और कुछ नहीं हो रहा। देखें, ठीक है, प्रोटोकॉल कोई और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल इनके दरमियान में नहीं चल रहा, ठीक है। या तो लूप बन रही है, लूप यही होती है ना, दो स्विचेस को डायरेक्टली आपस में मिला लिया, चीज़ मुड़ के वापस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये लूपिंग क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली अब क्या अप्लाई करेंगे, सिस्को ये OSPF को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। राउटर 1 में आए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राउटर जी, राउटर OSPF और इसको कोई स्पेसिफिक दे देते हैं, लेट्स सपोज 10 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देते होते हैं हम लोग, सिंपली उसके नेटवर्क्स को बेसिकली एडवर्टाइज कर देते हैं। यही करते हैं ना, डायनेमिक राउटिंग का मतलब ये होता है कि तमाम जो राउटर्स होते हैं अपने इंटरफेसेस को एडवर्टाइज कर देते हैं कि हाँ भाई मेरे यही इंटरफेसेस हैं। वो बेसिकली स्पेसिफिक रूट्स अपने राउटिंग टेबल में तो नहीं ऐड करते जैसे स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था। तो यहाँ पर भी यही काम होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर नेटवर्क ऐड कर दिया जाएगा। नेटवर्क है लेट्स सपोज इसका 192.168.10.1, साथ उसका मास्क है 255.255.255.0। तो बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कमांड दे रहे हैं। आमतौर पर तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती थी AJRP में, तो यहाँ पर साथ ये कह रहा है कि आप अपने एरिया को भी बताओ, एरिया बताओ कि किस एरिया में रह के आप कॉन्फ़िगर होना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एरिया लेट्स सपोज 0 दे देते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एरियाज के ऊपर ये काम कर सकता है, मल्टीपल एरियाज के ऊपर भी ये काम कर सकता है, ठीक है। सिंगल एरिया OSPF, मल्टीपल एरिया OSPF, दोनों तरह की इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। लेकिन आप 90% यही देखेंगे कि ये सिंगल एरिया OSPF के ऊपर ही काम कर रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल एरिया का मकसद ही यही था इसको सिंगल एरिया पे लाने के लिए, ताकि कंजेस्शन से बचा जा सके,
ओवरलोडिंग से बचा जा सके। अपने मैप जितना ज़्यादा ये मैप बना रहा है नेटवर्क का, उसमें इसमें जितनी ज़्यादा मैश बन रही है या जितना ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर सिंगल एरिया OSPF को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, एरिया क्या हो गया इसका, 0 हमने रख दिया। बस यहाँ तक बात होगी, फिलहाल इसको यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद सेकंड राउटर में जाते हैं। यहाँ पर हम लोग OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर OSPF कौन सा है, कहाँ पे, वहां पर क्या कॉन्फ़िगर किया था, 10, वो तो एरिया था, प्रोसेस आईडी 10 थी। ठीक है, 192.168.10.2, फिर साथ मास्क हो जाएगा 255.255.255.0 और फिर साथ एरिया क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, जैसे हमने ये किया, अब देखेंगे पैकेट कैप्चरिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन और OSPF चलना शुरू हो गया हमारे पास। OSPF के पैकेट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, OSPF के शुरू वाले पैकेट्स से हम लोग देखेंगे। OSPF का यहाँ पर देखें पहला पैकेट कौन सा है, ये पहला पैकेट है। इस पैकेट में क्या सोर्स IP क्या थी, ये वाला, इस राउटर के ये इंटरफेस। ठीक है, क्या था, 192.168.10.1 और डेस्टिनेशन IP क्या इसने मल्टी कास्टिंग की 224.0.0.5। ये मैंने कहा था आपको कि इसकी मल्टी कास्ट आईडी जो होती है वो 224.0.0.5 है, कि अभी ये डिस्कवर कर रहा है, हेलो पैकेट भेज रहा है, आगे प्रोटोकॉल चल रहा है OSPF। लेंथ इसके जो एक पैकेट है उसका, हेलो पैकेट का साइज जो है वो 690 है और वो उसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन उसकी क्या है कि ये एक हेलो पैकेट भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे हम लोग शुरू में, इसकी मजीद इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो इसमें ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग जाएंगे। ये OSPF के हेडर हेलो पैकेट को अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पर नेटवर्क का मास्क जो है वो 255 है और हेलो का इंटरवल कितना सेकंड है, 10 सेकंड से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई डेटा ब्लॉक्स वगैरह नहीं शो हो रहे और राउटिंग की प्रायोरिटी ये 1 ही है क्योंकि एक ही रास्ता है इसके पास। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट पैकेट पे जाते हैं। अब ये मल्टीकास्टिंग की आपको समझ आ गई होगी कि क्यों यहाँ पर इसको मल्टीकास्टिंग की IP मिली हुई है और क्यों इस पर्पस के लिए इसको स्पेसिफाइड किया गया। फिर ये अभी भी जो है ना सेम वही हेलो का पैकेट है, फर्स्ट पैकेट ये वाला है ना, क्योंकि वो उधर से ही है। उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको सेकंड पैकेट में आया, उसको सेकंड पैकेट नहीं है, पैकेट फर्स्ट ही है, लेकिन रिस्पांस यहाँ से मिला जब इसने अपना मल्टीकास्टिंग स्टार्ट की। और उसके बाद काफ़ी देर तक ये देखे ना, हमें पैकेट्स चूँकि जब तक दूसरी साइड पे जाते कॉन्फ़िगरेशन करते उस वक्त तक ये मल्टीकास्टिंग कर रहा था, बार बार यही रिस्पांस भेज रहा था, इसको कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इसलिए उसके बाद फिर जब दूसरे हम लोगों ने सेकंड राउटर को कॉन्फ़िगर किया, ये है उसका बेसिकली हेलो पैकेट। उसके लिए सोर्स हो गई 192.168.10.2, दूसरे राउटर का वो इंटरफेस, और उसके लिए भी मल्टीकास्ट आईडी होगी 224.0.0.5 और उसके बाद वो उसका जो हेलो पैकेट है OSPF के जरिए ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर जाकर इसने रिस्पांस दिया, सोर्स जो है वो बनी 192.168.10.2 और मल्टीकास्टिंग के बजाय फिर यूनिकास्टिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर। क्यों कि यहाँ तक जो काम हुआ, फर्स्ट जो है एक मैसेज का यहाँ से हेलो मैसेज का जाना और उसके वहां से हेलो मैसेज का यहाँ तक आना, ये स्टेट कहलाती है बेसिकली इनिशियलाइजेशन स्टेट। इससे पहले शुरू में जब सिर्फ लूपिंग हो रही थी, पहली दफा मैंने वायरड चार्ट आपको दिखाया था, तो उस प्रोसेस के ऊपर क्या हो रहा था, वो डाउन स्टेट थी, उस स्टेट के ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से ये जो मैं आपको स्टेट्स बता रहा था कि सबसे पहली स्टेट्स जैसे है डाउन, उसके बाद दूसरी क्या है इनिशियलाइजेशन स्टेट। तो इनिशियलाइजेशन स्टेट में सबसे पहले क्या होगा, जस्ट वो जो दो पैकेट्स होंगे आपस में उनका रद्द बदल होगा।
इधर से उधर रिस्पॉन्स आएगा, वहां से इधर आएगा। तो ये स्टेट जो कहलाती है, ये कहलाती है क्या, इनिशियलाइजेशन स्टेट। उसके बाद टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इनिशियलाइजेशन होने के बाद मल्टीकास्टिंग नहीं होगी। अब जो पैकेट होगा वो बेसिकली यूनिकास्टिंग का पैकेट होगा, और वो पैकेट बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या यहाँ पर जो नेबरिंग पैरामीटर्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। जो जो हम लोगों ने हेलो टाइमर और डेड टाइमर सेट किए थे, जो हम लोगों ने रखा था मास्क भी होना जरूरी है, जो हम लोगों ने कहा था एरिया भी एक इनका यूनिक होना जरूरी है, जो हमने कहा था प्रोसेस आईडी भी इनकी होनी जरूरी है, इन तमाम चीजों को जब ये अचीव करेगा तो उसके बाद बेसिकली जाकर इनकी लीडरशिप क्रिएट होगी। क्लियर हुई है ये बात आप लोगों को? इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें सारे लोग। अबरार भाई समझ आ रही है आपको बात? जी मुनाम भाई आ रही है, कोई लाइट चली गई थी के बीच में, तो इंशाल्लाह मिस हो गया ना, ये समझ आ इंपॉर्टेंट क्लास थी आज। पहली क्लास जो लोग लेंगे उन्हीं को आगे ओएसपीएफ की समझ आएगी अच्छी तरह से। ये बेसिकली मैं क्रैक्स बताऊं ओएसपीएफ के, जो मेन इनकी कम्युनिकेशन का पीछे बैकग्राउंड क्या होता है। नहीं हो बाकी जाएगा लोगों को इंशाल्लाह। किसी को कोई बात ना समझ आ रही हो, जाबिर, नासिर, मोइज, आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं ये जो हो रही हैं ओएसपीएफ के हवाले से? नोट कर लें इसको सारे लोग। हैदर आपको समझ आ रही हैं तो नोट क्यों नहीं कर रहे? वो है जी। तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद जब सेकंड मैसेज भेजा जाएगा, सेकंड हेलो मैसेज, जिसमें सोर्स जो है वो भी यूनिकास्ट आईडी होगी, और जो मल्टी डेस्टिनेशन जो होगी वो भी किसी एक स्पेसिफिक राउटर की आईडी होगी। ये पैकेट, ये बेसिकली डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि क्या किसके ऊपर काम करता है, LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। यहाँ पर बेसिकली नेबरशिप क्रिएट होने से पहले डेटाबेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि क्या जो नेबरशिप के पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं अचीव हो रहे। ठीक है, तो उसके लिए फिर इस पैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे। पहले डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो ठीक है। बाकी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, डेटाबेस सीक्वेंस नंबर भी बता दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिर जब OSPF और यहाँ पर ये OSPF के हेडर को चेक करेंगे हम लोग, तो ये वेरिएंट जो है वो यही यूज किया जा रहा है। पैकेट की लेंथ भी बता रहा है, इसके अलावा एरिया आईडी भी स्पेसिफिकली बता रहा है, वो जो बाय डिफॉल्ट होती है। और जो ये असल बात जो है कि हम लोगों ने जो देखी थी सोर्स OSPF का राउटर वो ये है, और डेस्टिनेशन हम लोगों को पता है कि 192.168.10.1 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है कि डिस्टेंस कितना है, इसके अलावा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रोटोकॉल वेरिएंट क्या है। तो ये इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर बेसिकली इस चीज़ का फैसला किया जा रहा है कि हम लोगों ने इसकी नेबरशिप क्रिएट करनी है या फिर इसकी नेबरशिप क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज की जाती है, अथेंटिकेशन। ठीक है, वो हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी के लिहाज से मैं जब इनके डिफरेंस बता रहा था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के दरमियान, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वहाँ पे अथेंटिकेशन भी की जाती है। तो जब इसकी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन और बेसिकली ऐड की जाती है, और उसके साथ साथ जब इसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं, पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं नेबरशिप के लिए, तो वहाँ पर बेसिकली इसकी अथेंटिकेशन भी की जाती है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब इनको कैप्चरिंग से रोक लेते हैं। ये बेसिकली ये कैप्चर्स मैंने, ये पैकेट्स मैंने आपको दिखाने थे जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये GNS3 को यहाँ पर यूज़ किया।
बाकी आपका पैकेट बाकी काम जो हम लोग करेंगे वो पैकेट ट्रेसर में अगर होता हुआ तो उसमें कर लेंगे। तो ये काफ़ी बातें आज हम लोगों ने एसपीएफ के हवाले से कर ली, बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें। यहाँ से आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एंड करते हैं क्लास। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये टॉपिक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा। अबरार, आपने चूँकि सारा नहीं लिया लेक्चर, दरम्यान में आप जो है ना शायद कोई लाइट का कोई इशू आ गया था कनेक्टिविटी का, बाकी भी लोग इसको सुनिएगा लाजमी, फिर ये तब सुनेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।